देश की महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण देने के लिए बिल पेश कर दिया गया है, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है और लोकसभा में इसको आज पेश कर दिया गया, जिस पर कल से चर्चा शुरू होगी। और अपने आप में आज ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इसकी चर्चा की आज, जब नए भवन के अंदर नए संसद परिसर में उन्होंने लोकसभा में बात करते हुए कहा कि ये हम चाहते हैं कि ये कानून बने, सर्वसम्मति से बने। और उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार इस बिल को देश की संसद के अंदर लाया गया, लेकिन इसके लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं जुटाया गया। शायद ईश्वर ने ये पवित्र काम करने के लिए मुझे ही चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। उसके बाद आपने देखा लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो खड़े हुए और प्रधानमंत्री कह रहे थे सर्वसम्मति से ये बिल पास होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार की कहीं कोई विरोध या अवरोध डालने की कोशिश न हो। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर की और वहां एक विवाद खड़ा करने की भी कोशिश हुई, जब उन्होंने कहा कि ये बिल तो पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा 2010 में जब राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था, उसके बाद ये बिल अभी तक जीवित है, इसलिए नया बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने ये कहा कि अधीर रंजन चौधरी को इस पर तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। जो बात वो कह रहे हैं तथ्यपूर्ण नहीं है, उन्होंने साफ किया। और उनके बाद कानून मंत्री ने भी साफ किया कि नया बिल क्यों लाया गया, क्योंकि 2010 में जब ये बिल लाया गया, राज्यसभा से पास होने के बाद ये लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट कर दिया गया और उसी के साथ वो बिल लैप्स हो गया जब 2014 में नई लोकसभा जो है वो आई। बहरहाल ये सारे विवाद अपनी जगह पर, ये सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी करने की कोशिश अपनी जगह पर, लेकिन देवेंद्र आज अपने आप में इतिहास रच दिया गया है। और देखिए, जब वॉइस वोट पर मांगा उन्होंने सदन का सुझाव, लोकसभा के स्पीकर ने, ना में कोई आवाज नहीं उठी। ये अच्छी बात है। बिल्कुल सौरभ, और दर्शकों के लिए जिस विवाद की बात आप कर रहे थे, एक बार फिर से उसको समझा देना चाहिए कि आखिर दर्शक उसको किस रूप में लें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने पक्ष पर अड़ी हुई थी और गृहमंत्री अमित शाह ने जो बताया, होता यह है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा स्थायी सदन नहीं। हम सभी जानते हैं 5 साल में चुनाव होता है सामान्य तौर पर, अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो। राज्यसभा से कोई बिल अगर पास हो जाता है, वो बिल अगर लोकसभा को भेज दिया जाता है, तो वो फिर लोकसभा की प्रॉपर्टी हो जाती है, ना कि राज्यसभा की। और जब तक उस मौजूदा लोकसभा कार्यकाल रहता है, उस कार्यकाल के दौरान अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो वो बिल लैप्स हो जाता है और फिर से दोनों प्रक्रिया को अपनाना होता है। दूसरी चीज सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि किस प्रकार से इतिहास रचा गया है, और इस इतिहास रचने के क्रम में आप देखें कि सेंटिमेंट का किस प्रकार से ख्याल किया गया है, क्योंकि सबसे जरूरी ये रहता है कि आप मैसेजिंग क्या दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आरक्षण शब्द नहीं दिया, महिला आरक्षण बिल शब्द नहीं देना अपने आप में ये बताता है कि ये एक सकारात्मक चीज है। इंपावरमेंट के लिहाज से कोई ये ना समझे कि किसी को कमजोरी के चलते कोई आप चीज दे रहे हैं, बल्कि आप उसको एम्पावर्ड कर रहे हैं। और वो मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा होता है उन महिलाओं के लिए, उन आधी आबादी के लिए। और सर, मैं इसमें आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि 2019 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस चुनाव के नतीजों का पूरा फीडबैक और विश्लेषण ले रहे थे, उसमें उन्होंने उस समय पूछा था कि इस बार चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा, बीजेपी से नहीं बल्कि ओवरऑल कितनी महिलाओं ने इस चुनाव में लड़ा है चुनाव में। और उसमें उनको बताया गया कि 719 या 20 के आसपास वो संख्या थी जो कि चुनाव लड़ी थी, और जो जीतने का प्रतिशत था वो 14 से 15% के बीच में था। और ऐसे में सीधे समझ में आ रहा था कि अगर आजादी के 75 साल बाद भी महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और जीतने की का फीसदी 14 से 15 ही रह जाता है, और कई विधानसभा में आप देखेंगे तो 10, 11, 12 और कई जगह तो है भी नहीं। तो उस परिस्थिति में ये आरक्षण की व्यवस्था बहुत अहम हो जाती है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस काम को किया गया। देखिए, इस बिल के बारे में कुछ और जो डिटेल्स हैं आपको बता दें, क्योंकि इसकी कॉपी हमारे पास है। तो अब लोकसभा में 543 में से 181 सीटें जो हैं वो आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए। एक बात, यही व्यवस्था सारी विधानसभाओं में होगी देश के लिए, इसके अलावा दिल्ली की असेंबली में भी होगी, जिसका विशेष तौर पर मेंशन इस बिल के अंदर किया गया है। विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो सीटें आरक्षित हैं, उनके अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों में से अलग से कोटा होगा महिलाओं के लिए। लेकिन ये व्यवस्था कब से लागू होगी, इसको लेकर के भी साफ तौर पर बिल के अंदर बता दिया गया है। आने वाले चुनाव से ही ये लागू हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसके लिए पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, और वो एक्सरसाइज जब पूरी हो जाएगी उसके उपरांत ये व्यवस्था देश की सभी विधानसभाओं में और लोकसभा में लागू की जाएगी। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस बिल के अंदर जो है वो लिखी गई है। एक बात और, कि आरक्षण जब भी लागू होगा,
उसके बाद इसकी अवधि 15 वर्ष रखी गई है। उसके बाद फिर से एक दफा पार्लियामेंट से इसके लिए मैंडेट लेना पड़ेगा अगर उस अवधि को आगे और बढ़ाना है तो। लेकिन ये सब इसके अंदर डिटेल की बातें हैं। लेकिन जो बात देवेंद्र ने भी आपको बताई कि आज ये अपने आप में ऐतिहासिक पल है। सेंटिमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है। नई पार्लियामेंट में प्रवेश करने के पहले दिन यानी नई संसद के पहले सत्र के पहले दिन ही ये बड़ा काम किया गया जो भारत के इतिहास में अभी तक जितने बड़े कानून बने हैं या जितने अधिकार भारत की जनता को दिए गए हैं उसमें पहली पंक्ति में शुमार होता है। हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर, और हम सबको इसके लिए इस संसद के सभी जनप्रतिनिधियों की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, एक दूसरे से श्रेय लेने की होड़ ये बड़ी स्वाभाविक सी है, ये होती है राजनीति में। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से, और मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से भूमिका बनी और जहां सहमति की तरफ बढ़े, ये भी अपने आप में बहुत सुखद संकेत है। ठीक है, बिल कैसे लाया गया, बिल बदला गया, फिर क्यों लाया गया, जब नहीं बदलना था, ये सब सवाल जवाब होते रहेंगे। सबसे जो बड़ी बात है, आज देश में ढेर सारी महिलाएं जो शायद किन्हीं वजहों से किसी पार्टी के कार्यालय तक तो पहुंच जाती थी, लेकिन उसके आगे बढ़ने का रास्ता उन्हें नहीं पता था। उनको लगता था कि अंत में जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, जो विनिंग कैंडिडेट होता है, उसमें वो पीछे छूट जाती हैं। अब वो विनिंग कैंडिडेट में सबसे आगे 33% सीटों पर खड़ी होंगी और उनको मुझे लगता है कि जब जन प्रतिनिधित्व में वो हिस्सेदारी मिलेगी तो इस देश में जो बार बार हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शायद हम उस तरफ बढ़ पाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ मातृ शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम सृष्टि की जननी कहते हैं, लेकिन शायद वो अधिकार हमने उनसे लंबे समय से छीन रखा था। उसकी वजहें कुछ भी हो सकती हैं, उन वजहों को छोड़े। आज ये सुंदर पल है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर मातृशक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है। बिल्कुल विजय त्रिवेदी जी, इतिहास बनना इसी को कहते हैं। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक पल है। इसमें कोई मतलब सवाल या इफ एंड बट्स की बात ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में और खासतौर से जब नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हो उसके पहले दिन एक बड़ा राजनीतिक, संसद है किस लिए, हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने के लिए, राजनीतिक तस्वीर बदलने के लिए। ये तीसरा बड़ा मौका मैं समझता हूँ। एक मौका वो जब SC/ST के लिए रिजर्वेशन किया गया, दूसरा वक्त जब VP सिंह की सरकार आई और मंडल कमीशन को लागू करने का ऐलान किया गया, और तीसरा ये मौका। लेकिन ये तीसरा मौका सबसे बड़ा मौका है क्योंकि SC/ST की आबादी भी उतनी नहीं थी, OBC की आबादी भी उतनी नहीं थी। ये तो आधी आबादी है। 50% आबादी के बारे में ध्यान करने के लिए यदि कोई फैसला 75 साल बाद किया गया है तो ये ऐतिहासिक है। अब इसमें भी इफ एंड बट्स हो, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं संसद में देख रहा था कि सभी लोगों ने मोटे तौर पर, बल्कि बिल के पास पहले टेबल होने से पहले भी सब लोग इसके पक्ष में दिखाई दिए हैं। तो ये सबके लिए बधाई की बात है, संसद के लिए बधाई की बात है। और ये जो है बड़ा काम होगा जब 181 सीटों पर आएगा। सौरभ, जो आपने कहा कि 15 साल का जिक्र अर्जुन राम मेघवाल ने किया, उसकी वजह यह है कि ये रोटेशनल रिजर्वेशन है। 181 सीटों पर एक बार की लोकसभा के लिए रहेगा 5 साल के लिए, फिर दूसरी बार, और 3 बार में वो पूरी 543 सीटों पर रिजर्वेशन महिलाओं को नुमाइंदगी मिल जाएगी। तो उसके बाद अगर जरूरत है तो उस बिल पर देखिए, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि लड्डू तब बांटना चाहिए जब काम सिरे चढ़ जाए। जी, अभी पेश हुआ है, पहले भी हो चुका है, और अभी बहुत सारी बाधाएं होती है। कभी नहीं रही कि ये काज पूरा होगा। संयोगवश ऐसे, जिसको हम कहते हैं ना कि कई बार होता है कि आप पालने में पूत के पांव देखकर समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ सब कुछ बहुत स्पष्ट दिख रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है, चाहे वो राजनीतिक वजह हो, अक्सर हम डिबेट में रहते हैं तो कोई कहता है कि ये राजनीतिक वजहों से किया जा रहा है। अरे भाई, देश में जितने भी काम हुए वो राजनीतिक वजहों से हैं, और राजनीतिक दलों का काम ही राजनीति करना है। लेकिन क्या राजनीति करने में हमने सबको उसके अधिकार समय पर दिए? नहीं दिए थे। अब हम दे रहे हैं राजनीति की वजह से। तो ये राजनीति है आज जहां सबकी सहमति है, किसी का साहस नहीं है कि वो इसका विरोध करे। लेकिन जो विरोध वाली राजनीति की वजह थी वो आज भी कायम है। देखिए, पिछली बार क्यों जो स्टिकिंग पॉइंट थे वो था कोटे में कोटा भी मांगा जा रहा था OBC वर्ग के लिए। उसका प्रोविजन इस बिल में भी नहीं है। बिल्कुल, SC/ST के लिए तो है, OBC के लिए नहीं है। बिल्कुल, और उसकी वजह सौरभ यही है कि देश की संसदीय व्यवस्था में OBC के रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। चाहे संसद की बात कर ले या विधानमंडलों की बात कर ले, OBC को आप रिजर्वेशन नहीं देते, SC/ST को देते हैं। तो जो मौजूदा व्यवस्था है उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, विरोध की अगर आप देखें तो पिछली बार या पहले के माहौल में जो विजिबल विरोध दिखता था वो दिखता था कोटा विद इन कोटा का। वो एक तर्क था
इस बिल को रोकने का, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति काम करती थी और वो शक्ति बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जैसे दलों में भी थी, जो कि राष्ट्रीय पार्टियां थी जिन्होंने उस बिल का समर्थन किया था, उनके अंदर भी वो असंतोष और विरोध जबरदस्त था इस बात को लेकर कि कई सारे पुरुष सांसदों को ऐसा लगता था कि उनकी सीट छीन जाएगी। उसका भी ध्यान रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये बड़ी वजह है जिसके चलते आप देख रहे हैं कि सब तरह से समर्थन आ रहा है। और ध्यान वो इस रूप में रखा गया है कि जैसे ही आप डीलिमिटेशन कर देंगे, डीलिमिटेशन के बाद वो सीटों की संख्या बढ़ेगी, और वो बाकायदा कल के कैबिनेट के ब्रीफिंग में डीलिमिटेशन पर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है और बहुत विस्तार से बताया गया है कि डीलिमिटेशन कितना जरूरी है, कैसे किया जाएगा, उसके बाद जो संसदीय व्यवस्था है वो किस रूप में हो जाएगी। और इसके चलते जो मौजूदा सांसद है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस बिल को पास करा दें, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा है, और उस लिहाज से जो तात्कालिक विरोध हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर राजनेताओं की एक प्रवृत्ति रहती है कि अगर क्षणिक नुकसान उनको कुछ हो रहा है तो वो उसी की परवाह करेंगे, वो लॉन्ग टर्म किसी फायदे की बात नहीं करेंगे। तो उस नुकसान से बचने के लिए भी किसी भी दल में कोई असंतोष ना रहे, क्योंकि वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करता ही है। पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी भले ही इस बात का ऐलान कर रही थी कि वो महिला आरक्षण बिल पर साथ है, लेकिन बीजेपी के कई सारे सांसद इस बात को लेकर बहुत ज्यादा असहज थे। इस बार वैसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। इस बार किसी भी व्यक्ति से आप बात कीजिए, वो समर्थन की बात कर रहा है, उसके पीछे उसी व्यवस्था का पालन है जिसका ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। लोकसभा में तो ये प्रश्न नहीं उठेगा, लेकिन राज्यसभा में भी क्या बीजेपी के कैलकुलेशन के, सरकार की कैलकुलेशन के हिसाब से इस बिल के लिए कोई अड़चन नहीं है? दूर दूर तक कोई अड़चन नहीं है, और उसके लिए हालांकि तब भी फ्लोर मिनिस्टर्स और उसमें केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है कि आप अमुक अमुक क्षेत्रीय दलों से आप बात करके उनको एक बार बताएं, लेकिन नंबर्स के लिहाज से फासला काफी बड़ा है, और जो विरोध में बिल पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे, उसकी संख्या बहुत ही कम रहेगी, ऐसा सरकार ने ऑलरेडी आकलन कर लिया। लेकिन तब भी सौरभ, कल गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ने मंत्रियों के साथ बैठक करके इसी टास्क को किया है कि इसको आगे कैसे लेकर जाना है, उसमें किन किन दलों से कहां जरूरत पड़ेगी, किससे कौन संपर्क करेगा, क्या मैसेज कम्युनिकेट करेगा। आज माहौल ये अलग है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले भी ये काम हो चुका है, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने पेश किया था, देवेगौड़ा की सरकार में पार्लियामेंट में आया था, आज कहीं से विरोध की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जो करना भी चाहते हैं उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है कि इसके खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। पहले अर्जी बोले। निश्चित तौर पर, और देखिए अभी आपने जो सवाल देवेंद्र से पूछा उसमें अब सोचिए कि जो बीआरएस उनके साथ नहीं आती है राज्यसभा में, वो बीआरएस भी इस बिल पर आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कह रखा है। कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही, तो वो नहीं चाहेगी कोई इफ बट लगे। और जो अब सहयोगी दल हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें या अखिलेश यादव की बात कर लें, ये लोग अब उस स्थिति में नहीं है कि वो कहें कि नहीं ये नहीं होगा तो हम लागू नहीं होने दें। अब उससे बात बहुत आगे चली गई। क्यों? क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव नहीं है जिनको लगता था कि वो एक बड़े वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं, उनसे वो वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सीधे रिलेट करती है, और अगर हम इसके रास्ते में बाधा बने तो शायद हमारा वाला हिस्सा भी कुछ उधर जा सकता है। और एक बात जो अभी देवेंद्र जी ने कही, मैं उसको फिर से थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत क्लियर कट थी। इस देश में एक बड़ा वर्ग है जिनको हम दलित या अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नाम नहीं है जिसको किसी से अलग किया जाए। ये सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, ये सब राजनीतिक चीजें हैं। बाद में मंडल आयोग लगा, इसीलिए ये कहा जाता है कि जिनके साथ सामाजिक भेदभाव हुआ, और वो अनुसूचित जाति जनजाति जिसको इसमें शामिल किया गया। बिल्कुल ठीक। चले, अभी आप लोकसभा में देख रहे थे जहां ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।